नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मेरे पिछले वाले वीडियो के अंत में मैंने कुछ सवाल बताए थे। ये सवाल मैंने आपको पूछे नहीं थे, ये सवाल मैंने आपको सिर्फ बताए थे। मेरे इस प्रोबस पॉइंट चैनल में फ्यूचर में मैं आपको किस तरह का इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इसका आइडिया देने के लिए मैंने आपको वो सवाल बताए थे। लेकिन आप में से कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करके इन सवालों के जवाब के बारे में पूछा। इन विषयों पर आपका इंटरेस्ट देके मैं काफ़ी सरप्राइज रह गया। जब सुनने वाले आपको इतना इंटरेस्ट है तो बताने वाले मुझे इंटरेस्ट क्यों नहीं रहेगा। बिल्कुल है। तो फिर चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल था इस ISI मार्क के बारे में। इसे क्यों लगाते हैं, कौन लगाते हैं, कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। प्रोबस पॉइंट में हम ऐसे ही हैं, सब तरह के सवाल भी पूछेंगे। ISI मार्क के बारे में इंडस्ट्री में काम करने वालों को ज्यादातर पता रहता है, क्योंकि इस मार्क को इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाया जाता है। इस मार्क को लगाने के लिए अधिकार देने वाली संस्था है BIS। BIS सिर्फ ISI ही नहीं, इसके साथ हॉलमार्क और इको मार्क को लगाने का भी अधिकार रखती है। तो अब सवाल सिर्फ ISI मार्क के बारे में नहीं है। ISI के साथ साथ बाकी सारे सर्टिफिकेशन मार्क को क्यों लगाते हैं, कब लगाते हैं और ये सब कैसे शुरू हुआ। इसे बताने से पहले मुझे आपको स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस के बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा, और इसके लिए इसके पीछे वाली बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में भी थोड़ा बताना होगा। तो मैं आपको ये एक स्टोरी के रूप में बताता हूँ। चलिए। 18वीं सदी के शुरुआत में वस्तुओं को उत्पाद करने के लिए कोई भी मशीनरीज नहीं थे। इन वस्तुओं को हाथ से ही बनाया जाता था। इसे करकुशल उत्पादन या क्राफ्ट प्रोडक्शन कहते थे। इन वस्तुओं को हाथ से बनाए जाने से हर एक वस्तु भिन्न प्रकार की होती थी, क्योंकि हर एक आदमी का काम करने की क्षमता, क्रियाशीलता और कौशल्यता अलग अलग रहता था। यहाँ पर कोई भी तरह का स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था। 18वीं सदी के अंत में नए नए मशीनों का आविष्कार होने लगता है, और इससे कुछ ही सालों में कईकारी क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही शुरू हो जाता है। मशीनों के आधार से वस्तुओं को बनाने से हर एक वस्तु एक ही प्रकार की होगी, और इससे जो प्रॉब्लम क्राफ्ट प्रोडक्शन से होता था उससे छुटकारा पाया जा सकता है करके सोचा गया। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि वस्तुओं को बनाने वाली कंपनियां अलग अलग तरीका अपनाकर इन वस्तुओं को बनाती थी। इनके रॉ मटेरियल्स अलग थे, मेथड्स अलग थे और मेजरमेंट्स भी अलग थे। सिर्फ सेम मशीनरी रहने से काम पूरा नहीं हो रहा था। और तो और ये कंपनियां बाजार में अपने बनाए हुए चीजें ही बेस्ट हैं, बाकी कंपनियों से बनाए हुए चीजें वेस्ट है कहकर ग्राहकों को और भी दुविधा में डाल देती थी। इससे ग्राहकों को कौन से कंपनी की चीजें अच्छे हैं, कौन सी कंपनी की चीजें खराब है, ये वस्तुओं को इस्तेमाल किए बिना पता नहीं चलता था। ऐसे सारे तरह के खेलों को रोकने के लिए इस स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस को जारी करने के बारे में सोचा गया, और इस काम को पहले करने वाला देश था अमेरिका। इसके लिए अमेरिका ने सन 1898 में एक संस्था का उद्घाटन किया, जिसका नाम था ASTM यानी अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। इसे देखकर अंग्रेजों ने भी अपने देश में सन 1901 में BSI यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन का स्थापना किया। वो 20वीं सदी का शुरुआत था। उस समय यूरोप के देशों में इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी तेजी गति से डेवलप हो रही थी। इसके लिए 1906 में इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन यानी IEC संस्था को इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के उत्पाद के लिए मार्गदर्शी बनने के लिए स्थापित किया गया। इनके साथ इंडस्ट्री में और एक प्रमुख देश जर्मनी ने भी अपने देश में DIN यानी डॉइचेस इंस्टीट्यूट फॉर नॉर्मंग का स्थापना किया। इन सारे संस्थाओं को स्थापित करने का उद्देश्य वस्तुओं के उत्पाद पर मानकीकरण लागू करना और उनके उत्पादन के गुणवत्ता को मार्गदर्शन देना था। इसीलिए ये संस्थाएं कुछ स्टैंडर्ड्स बनाती हैं। वस्तुओं को उत्पादन करने वाली कंपनियों को वस्तुओं को उत्पादन करते समय इन स्टैंडर्ड्स का विस्तृत रूप से पालन करना था, और तभी उस वस्तु को एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट माना जाता था। इससे समस्या हुई भारत जैसे पिछड़े हुए देशों को, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही आर्थिक संकट से इंडस्ट्रियों की हालत उतने स्वस्थ नहीं थे। यहाँ पर उत्पादित होने वाली वस्तुओं को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स कहलाने के लिए विदेशियों ने बनाए हुए इन स्टैंडर्डों का पालन करना पड़ता था, और ये यहाँ पे इतना आसान नहीं था, क्योंकि विदेश की तरह यहाँ पर उन स्टैंडर्ड्स का पालन करने के लिए ठीक ठाक फैसिलिटीज नहीं थी, और ना ही यहाँ पे सही प्रकार का कच्चा पदार्थ मिलते थे। यहाँ की स्थिति वहाँ से काफी कुछ अलग थी। इस बात का एहसास करते हुए दुनिया के सारे देशों को लागू होने जैसे जागतिक स्तर पर एक संस्था को स्थापना करने के बारे में सोचा गया, और इसी प्रयत्न के अनुसार सन 1920 में ISA यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द नेशनल स्टैंडर्डाइजिंग एसोसिएशन इस संस्था को जन्म दिया। इस संस्था के जन्म होते ही काम खत्म नहीं हुआ।
ये एक जागतिक संस्था होने के नाते सारे देशों का इंडस्ट्रियों की स्थिति को अध्ययन करके जागतिक स्तर पर सारे देशों के लिए लागू होने जैसे स्टैंडर्ड्स को बनाना था। और ये काम इनके लिए बहुत ही मुश्किल सा साबित हुआ, क्योंकि तब आधे से आधे देश तो ब्रिटिशों के गुलामी में थे और वहां से सही प्रकार का डाटा इनको नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से इनका काम बहुत ही धीमी गति से चलता गया और ये ऐसे चलते चलते अगले 20 साल तक भी पूरा नहीं हुआ, यानी 1940। और तब तक तो दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। विश्व युद्ध के कारण आईएसए का पूरा काम रुक गया और 1942 में तो आईएसए को परमानेंटली बंद करके ताला लगा दिया गया। सन 1945 में विश्व युद्ध खत्म होता है और तब विश्व संस्था यानी यूएनओ का जन्म होता है। अमेरिका दुनिया में सबसे ताकतवर देश बन जाता है। कुछ ही साल पहले रोका गया इस काम को यूएनओ की मदद से बहुत ही तेजी गति से अगले 1 साल में ही पूरा किया जाता है। ऐसे 1946 में स्थापित हुई संस्था ही आईएसओ यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है। अब आईएसओ एक सिंपल नियम को सारे देशों के सामने रखता है। वो ये है कि जिन देशों को अपने देश में उत्पादित किए जाने वाली वस्तुओं के ऊपर स्टैंडर्डाइजेशन लागू करना है, उनको सबसे पहले आईएसओ का मेंबर बनना पड़ेगा और इसके लिए उस देश को अपने देश में खुद का एक संस्था स्थापना करना होगा और वो संस्था को उस देश में किए जाने वाले सारे मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन कामों का जिम्मेदारी लेनी होगी। अभी हम बाकी देशों का छोड़ते हैं, सिर्फ भारत के बारे में बात करते हैं। भारत को स्वतंत्र मिला था 1947 में। स्वतंत्र भारत के सामने कई तरह की चुनौतियां थी, जिसमें एक स्टैंडर्डाइजेशन को लागू करना भी था। आईएसओ के नियम के मुताबिक सन 1956 में भारत सरकार ने एक नया संस्था का रचना किया, जिसका नाम था इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इन शॉर्ट आईएसआई। आईएसआई को स्थापन करने के बाद इस संस्था ने भारत के लिए विशेष रूप से भारत की स्थिति और सुविधाओं के अनुसार कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए, जो आज इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी आईएस के नाम से जाने जाते हैं। भारत में अगर कोई भी कंपनी अपने वस्तुओं को इन इंडियन स्टैंडर्ड्स के निर्देशों के अनुसार बनाती है, तो उन वस्तुओं के ऊपर आईएसआई मार्क लगाने को तय किया जाता है और ग्राहकों को भी वस्तुओं को खरीदने के समय इस आईएसआई मार्क को देख के वस्तुओं को खरीदने के बारे में जागृति दी जाती है और जिस वस्तुओं के ऊपर आईएसआई मार्क होता है, उन वस्तुओं को अच्छी क्वालिटी के वस्तुएं करके घोषित किया जाता है। शुरू में रचे गए ये इंडियन स्टैंडर्ड्स विदेशों के एएसटीएम, बीएस, आईईसी जितने कठिन नहीं थे। ये काफी ढीले थे, लेकिन साल 1980 आते आते भारत में नए नए कंपनियां खुलने लगती हैं और इससे अधिक से अधिक उत्पाद भारत में बनने लगते हैं। इसे देखकर भारत सरकार को इंडियन स्टैंडर्ड्स और आईएसआई को मजबूत बनाने का एहसास होता है और इसी प्रयत्न के अनुसार सन 1986 दिसंबर 23 को आईएसआई संस्था एक नया स्वरूप लेती है और इसको BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के नाम रखा जाता है। लेकिन इससे पहले इस्तेमाल करते आए इस आईएसआई मार्क को वो बदलने नहीं जाते हैं, क्योंकि इस आईएसआई मार्क को पूरे देश के नागरिक जानते थे। आईएसआई मार्क की काफी अच्छी पहचान थी। ऐसी स्थिति में आईएसआई मार्क को हटाकर BIS का नया मार्क लगाने से ग्राहकों को इसके बारे में फिर से अवेयरनेस देना और लोगों को कंफ्यूज करना बेहतर ना माना गया और आईएसआई मार्क ऐसे कंटिन्यू होते ही चला आया। लेकिन भारत में कुछ ऐसे कंपनियां भी थीं जो कोई भी इंडियन स्टैंडर्ड्स का पालन ना करते हुए भी अपने वस्तुओं के ऊपर फेक आईएसआई मार्क लगाती थी। उन सब के ऊपर BIS ने कड़ी कार्रवाई करना शुरू कर दी। अगर आप ये पूछोगे कि आईएसआई मार्क फेक है या ओरिजिनल है, ये कैसे पता चलता है, तो ओरिजिनल आईएसआई मार्क के ऊपर उस कंपनी ने कौन सा इंडियन स्टैंडर्ड्स का पालन करके उस वस्तु को बनाया था, उस इंडियन स्टैंडर्ड का नंबर रहता है। BIS ने काफी सारे इंडियन स्टैंडर्ड बनाए हैं और हर एक स्टैंडर्ड को एक स्पेसिफिक नंबर दिया है। उस स्टैंडर्ड का नंबर आपको इस आईएसआई मार्क के ऊपर दिखने मिलेगा और नीचे की ओर लाइसेंस नंबर, यानी जिस कंपनी इंडियन स्टैंडर्ड का पालन करके अपने वस्तुओं को बनाकर BIS के परिशोधन कार्य में सफल हुई, तो इस आईएसआई मार्क को एक निर्दिष्ट समय तक अपने वस्तुओं के ऊपर लगाने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। उस लाइसेंस में 7 अंकों का नंबर रहता है। उस लाइसेंस नंबर को ही यहाँ नीचे लिखा जाता है। फेक आईएसआई मार्क में इस आईएसआई मार्क को छोड़कर ऊपर नीचे कुछ लिखा नहीं रहता है। लेकिन आजकल तो ये नकली आईएसआई मार्क लगाने का काम बहुत ही कम हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया, BIS इसके ऊपर एक कड़ी नजर रखती है। अगर कोई भी नकली आईएसआई मार्क लगाते हुए पकड़े गए तो उनको भारी रकम का जुर्माना और जेल जाने की भी नौबत आ सकती है।
20वीं सदी के अंत में सोने और चांदी के गहनों के लिए मांग आसमान छूने लगती है और इसी अवसर को देखकर बाजार में लोग इन गहनों के बिक्री में कई प्रकार के गोलमाल करने लगते हैं। इनके ऊपर काबू लाने के लिए इन गहनों के उत्पादन और परिवर्तन पर मार्गदर्शन देने वाले इंडियन स्टैंडर्ड्स को सुधारकर सन 2000 में इन गहनों के ऊपर BIS हॉलमार्क लगाना अनिवार्य बनाया जाता है। BIS हॉलमार्क एक नया मार्क था, इसीलिए सारे लोगों को और खास करके ग्राहकों को इस BIS हॉलमार्क के बारे में जानकारी और जागृति देने के लिए कई तरह के विज्ञापनों को प्रदर्शित किया जाता है और इन विज्ञापनों को टीवी पे, न्यूज़पेपर पे आपने भी बहुत बार देखा होगा। और इससे पहले 1991 से ही BIS कुछ वस्तुओं के ऊपर इको मार्क लगाते आ रहा है। कौन से वस्तु के उत्पाद से पर्यावरण व्यवस्था में बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है, उन वस्तुओं के ऊपर इस इको मार्क को लगाया जाता है। कईगारीकरण से प्रदूषण बढ़ते हुए आजकल के जमाने में अपने वस्तुओं के ऊपर इको मार्क लगाने का कार्य को आजकल ज्यादा से ज्यादा महत्व मिल रहा है। इनके साथ कहीं और भी सर्टिफिकेशन मार्क भारत में फिलहाल प्रचलित हैं। इनके बारे में भी मैं आपको एक बार बता ही देता हूँ। कृषि उत्पन्नों के ऊपर अग मार्क, फलों के संस्करण से किए जाने वाले उत्पन्नों के ऊपर FPO मार्क, कोई भी तरह का कृमिनाशक या उर्वरक का इस्तेमाल ना करके सिर्फ जैविक खाद से ही बनाए हुए पदार्थों के ऊपर इंडिया ऑर्गेनिक मार्क, मोटर वाहनों से होने वाले स्मोक एमिशन के ऊपर नियंत्रण पाने के लिए नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल मार्क और हाल ही में परिचय किए जाने वाले FSSAI मार्क को सारे आहार उत्पन्नों के ऊपर लगाने का काम को फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर रहा है। तो दोस्तों, ये था ISI हॉलमार्क और दूसरे सर्टिफिकेशन मार्कों को लगाने के पीछे का एक संक्षिप्त विवरण। आपने इस वीडियो देखने के लिए जितना समय बिताया है उसके लिए आपको उपयुक्त जानकारी मिली है करके मैं मानता हूँ। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करके उनके साथ भी आप इस जानकारी को बांट सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह के और भी विचारों को आपके सामने लाने में आप मुझे प्रोत्साहित कर सकते हैं। चलो, इस बार इतना काफी है। अगली बार एक और नए विषय के साथ मैं आपके सामने आता हूँ। तब तक के लिए हंसते रहिए, सुरक्षित रहिए और सवाल पूछने का आदत को विकसित कीजिए। धन्यवाद।